हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। आज या अभी से जो जितनी भी कक्षाएं पिछली चली है, सब पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा है। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण किया था भौतिक आधार पर, फिर रासायनिक आधार पर भी हमने वर्गीकरण किया था, जो कि तत्व, यौगिक और मिश्रण था। पिछले क्लास में हमने मिश्रण जो है उसको भी हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे मिश्रण अगर बन गया है तो उसको पृथक करने की क्या क्या विधि है। ठीक है, चलिए। तो उसी हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कोलॉइडी विलयन के प्रकार। यहाँ तक हम देख चुके थे। इससे आगे अब हम बढ़ने वाले हैं और मिश्रण के पृथक्करण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जितने भी ठोस अशुद्धियों को निकालने की विधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो द्रव यानी लिक्विड टाइप की जो अशुद्धियां हैं उसको कैसे निकाला जाता है। इसमें सबसे पहले विधि आती है ऊर्ध्वपातन यानी सबलाइमेशन। क्या? सबलाइमेशन। अगर आपको थोड़ा 2 क्लास पहले का अगर लेक्चर याद हो तो हम पढ़े थे ऊर्ध्वपातन। वो विधि है जिसमें कोई भी वस्तु को अगर हम गर्म करें ना तो वो ठोस से वो द्रव में बिना जाए गैस में चले जाए। ठीक है, क्या? ठोस से डायरेक्ट गैस में चले जाए। ठीक है, तो उसी को ऊर्ध्वपातन बोलते थे। और अगर गैस से सीधा ठोस में चले आए तो इसको भी आम बोलचाल की भाषा में ऊर्ध्वपातन ही बोलते हैं, हालांकि इसका अलग भी नाम है। ठीक है, पर इसको भी ऊर्ध्वपातन में ही कंसीडर किया जाता है, या इंग्लिश में इसको डीसब्लिमेशन बोलते हैं। हालांकि बहुत सारे बुक में आप देखेंगे दोनों के लिए एक ही नाम ऊर्ध्वपातन का ही उपयोग किया, और कहीं कहीं इसको सब्लिमेशन मतलब ठोस से गैस में जाने को सब्लिमेशन और गैस से ठोस में आने को डीसब्लिमेशन बोला है। पर ठीक है, जो अपना, क्योंकि डीसब्लिमेशन अपने कोर्स में है ही नहीं तो उस पर बात करने से कोई मतलब नहीं है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आज तक किसी भी एग्जामिनेशन में आया नहीं है। ठीक है, चलिए आइए फिर टॉपिक पे। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन होता क्या है? तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं ना, जो ठोस पदार्थ है उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर सीधा गैस में बदल जाता है। तो और फिर जब वो गैस से बदल गया तो फिर उसको पुनः ठंडा करके ठोस अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसी चीज़ को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, हमने पिछले क्लास में आपको दिखाया भी है 1-2 क्लास पहले, आयोडीन, कर्पूर, ठीक है, वैसे अमोनियम क्लोराइड आदि, ये सब जो चीज़ है ये सब ऊर्ध्वपातन व्यक्त करती है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरती है। आप यहाँ पे ये नीचे देख पाएंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। जैसे ये आपके सामने रहा, ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको देखिएगा, जब ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है तो ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब फिर इसको ठंडा करके फिर जब दूसरे यहाँ से तो निकाल लिया जा रहा है। मान लीजिए इसमें कुछ और भी मिला हुआ है, मान लीजिए इसमें नमक मिला हुआ था, चीनी मिला हुआ था, तो हम यहाँ पे क्या जाएगा कि इसको ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। तो इसमें जो मान लीजिए कि चीनी है, तो चीनी जब गर्म होगा तो वो लिक्विड यानी द्रव अवस्था में आएगा। पर जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी उसको शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, उसको जब गर्म करेंगे तो सीधा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? तो गैस में हो जाएगा। तो लिक्विड वहीं रह जाएगा, गैस उड़ जाएगा, फिर उसको हम ठंडा करके वापस ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो जो ठोस अशुद्धि है उसको कैसे निकाला जाए, तो उसी के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना कि किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके उसे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, चीनी और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो इस विधि से इस दोनों को अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, पर देखिएगा ये जो जितना बात आपने पढ़ा ये आप समझने की कोशिश भले कर रहे होंगे, समझ पा नहीं रहे होंगे।
इसको अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताएंगे तुरंत ही समझ जाएंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। चलिए, क्या आपने रसगुल्ला वगैरह ऐसा कुछ खाया है क्या? आप बोलेंगे क्या बात करते हैं सर, रसगुल्ला तो खाए ही हैं, ठीक है। तो रसगुल्ला जिस रस में डूबा होता है, चीनी और पानी का ही मिश्रण होता है वो, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये चीनी और पानी का यहाँ पे मिश्रण रहा, ठीक है। फिर आप देखेंगे ना, कभी आपके घर पे कोई प्रोग्राम वगैरह हो, उसमें ऐसा हो कि रसगुल्ला वगैरह कुछ भी स्वीट्स बन रहा था, बनने के बाद जब पूरा अपना प्रोग्राम ख़त्म हो गया, फिर देखेंगे आप कि इससे चीनी निकाला जाता है। चीनी कैसे निकाला जाता है? तो कुछ नहीं किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद क्या होता है ना कि इससे जो वाटर कंटेंट है, यानी जल है, वो उड़ जाता है और नीचे यहाँ पे जो चीनी उसमें घुला हुआ था वो नीचे यहाँ आके बैठ जाएगा। जाहिर सी बात है कि चीनी जैसे इस कुछ ऐसे शेप का होता है वैसा तो नहीं मिलेगा, सब एक में चिपक के आके ऐसे, उसको हम अगर अपने भाषा में बोले ना, हमारे यहाँ इसको चक्की बोलते हैं, ठीक है। आपके यहाँ हो सकता है कुछ और बोलते होंगे, ठीक है। उजला उजला मतलब एक बड़ा सा बन जाता है, ठीक है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो इसका चीनी का इंपॉर्टेंस क्या है? वो मीठा होता है। इसको गर्म किए, इससे पानी उड़ गया और जो नीचे यहाँ पे बैठा वो भी तो चीनी ही है, क्योंकि वो भी वैसा ही मीठा ही लग रहा है और तो कोई टेस्ट में अंतर नहीं है। तो यही जो प्रोसेस है इसको क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण कहते हैं। उम्मीद है आप इस बात को भली भांति समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों जो प्रोसेस था, ये दोनों जो प्रक्रिया था सिर्फ और सिर्फ ठोस अशुद्धि को निकालने के लिए। अब जो टाइप 2 पढ़ने वाले हैं वो टाइप 2 है द्रव अशुद्धियों को निकालने के लिए, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि अगर द्रव अशुद्धि घुला हुआ हो, इसको देखिएगा आप थोड़ा अच्छे से अगर इसको पढ़िएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। जितना हम पढ़ रहे हैं इतने से आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, ठीक है। फिर आपको कभी दोबारा ज़िंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। नोट्स आपको मिल ही जाता है। नोट्स आप या जो वीडियो का जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, वहाँ से आपको मिल ही जाता होगा। और नहीं भी तो आजकल तो सारे बच्चे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देख ही लेते हैं कि यहाँ टेलीग्राम का लिंक है कि नहीं। जैसे हुआ वहाँ पे गए आप, जैसे टेलीग्राम के अंदर जाएंगे वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल ही जाएगा। तो उसके बारे में सोचने की कोई बात है नहीं। फटाफट अपना वापस आते हैं। वर्ण लेखन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इस विलयन का उपयोग उन विलेय पदार्थ को अलग करने में किया जाता है जिसमें एक ही तत्व के विलायक घुले हुए हो, ठीक है। इसको, ये जो आपने पढ़ा होगा शायद ना समझ में आया हो, इसको हम बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप समझिएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए यहाँ पे ना ये पानी है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक बूंद यहाँ पे ये लेते हैं, एक बूंद यहाँ पे क्या दे दिए हम, एक हम कागज लिए और कागज में एक बूंद हम कोई रंग डाल दिए, ठीक है। ऐसे डाल के आप देखेंगे तो आप देखिएगा होगा क्या कि जितने कलर से, आपको मालूम है ना कि एक रंग जो होता है, ठीक है, 3 प्राइमरी कलर होता है, बाकी जितना है उन्हीं तीनों को मिला बनाया जाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जिस चीज़ से मिलके बना होगा ना सर, एग्जाम्पल के लिए ये था, ये एक ये रंग से मिलके बना है, तो देखें कुछ दूर के बाद ऐसा जाके बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन कलर भी उसमें कोई होगा तो जाके ऐसा बन जाएगा। तो होता क्या है ना कि जौन सा कलर आप जल में डालेंगे और एक कागज में थोड़ा गिरा के जल में डाल देंगे तो कुछ दूर पे अलग अलग रंग का पट्टी बन जाएगा, या कुछ दूर पे अलग अलग रंग सेपरेट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसका उपयोग किया जाता है डेली लाइफ में। अगर आप एसआई वगैरह बनते हैं, अगर पुलिस में जाते हैं या डीएसपी वगैरह बनते हैं, तो रक्त से नशीली दवाओं पदार्थों के बारे में पता करने के लिए करेंगे, ठीक है। जो डाई से रंगों को अलग करने में, ठीक है, कि भाई इसमें बहुत सारा रंग मिला हुआ है, उसको हम अलग करने में, इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा भी। देखिएगा ये कागज है, कागज में एक जगह देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम रोकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है कि एक जगह एक लाइन खींचा हुआ, यहाँ आपको लाइन खींचा हुआ दिख रहा होगा, ये लाइन खींचा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक पर्पल कलर का डाला हुआ है ये, ठीक है। आप इसको देखेंगे कि जैसे
इसको ये कागज में है, पानी के अंदर अभी डुबाया जाएगा। आप देखिएगा जिस चीज़ से बना होगा अपने आप वो कागज पे ऊपर उठने लगेगा, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से मतलब जिस चीज़ से मिलके बना होगा, जौन कलर से मिलके बना होगा वो सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और है डिस्टिलेशन यानी आसवन। ये आसवन विधि कई बार आप पढ़े होंगे बचपन में, जब हम भी स्कूल में हुआ करते थे तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो किसी द्रव को सिंपल वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन बोलते हैं। इसका उपयोग करते हैं शराब की शुद्धि, विलवणीकरण, मतलब किसी में कुछ भी मान लीजिए कोई सॉल्ट डिजॉल्व है, कुछ सॉल्ट मिला हुआ है तो उसको अलग करने में, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो आप पढ़े डेफिनेशन हो सकता है आपको समझ ना आया हो, फटाक से आते हैं इस पर। आप देखिए यहाँ तुरंत बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें देखिए क्या होता है, आप देखिएगा यहाँ पे एक स्टोव होगा नीचे, इसमें 2-3 या 1-2 हो या 3 हो टाइप का इसमें कोई सॉल्यूशन, 2-3 तरह का कोई विलयन मिला हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि सबको अलग करें, तो समझिएगा, इसको ये लेते हैं लाल कलर का पेन, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे ना 2 तरह का यहाँ पे कोई लिक्विड मिला हुआ है, ठीक है। ये इसमें द्रव के सेपरेशन के बारे में ही पढ़ते हैं, द्रव को अलग करने के बारे में। मान लीजिए एक कोई द्रव नंबर 1 है, दूसरा कोई द्रव नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, इस बात से तो आप सहमत होंगे कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, यानी दोनों को जब हम गर्म करेंगे तो लिक्विड से गैस में बदलने की जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब लिक्विड से गैस में बदले, द्रव से गैस में बदले, और ये हो सकता है कि 150 डिग्री सेल्सियस पे बदले। तो समझिएगा, जब हम यहाँ से हीट करना शुरू करेंगे तो 0, 10, 20, 50, 100 पे जैसे पहुँचेगा तो होगा क्या कि 100 वाला जो है ना सर, वो फटाक से भाप में बदल जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन अभी जो 150 डिग्री सेल्सियस वाला है वो अभी भी नीचे ही बैठा रहेगा। समझिएगा गौर से, थोड़ा सा इस पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी क्या बोल रहे हैं कि 150 डिग्री वाला अभी नीचे ही बैठा हुआ है, और जो जिसका टेम्परेचर था जो 100 डिग्री सेल्सियस में गैस में कन्वर्ट हो रहा था वो ऊपर आ चुका है, ठीक है। ऊपर आएगा, फिर हम क्या करते हैं, उसको एक अलग नली से बाहर निकालते हैं, और इसी बीच में यहाँ पे हम कुछ कूलेंट लगा देते हैं। ये दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या करते हैं कि इधर से एक साइड से ठंडा पानी देते हैं और एक साइड से निकालते हैं, हालांकि उस पाइप में नहीं जाने देते। बस आप ये सोचिए कि यहाँ इस पाइप को ठंडा करके रखते हैं बाहर से। तो इधर से जैसे भाप गुजरेगा और ये बीच का जो चैम्बर है ये ठंडा है, तो जाहिर सी बात है वो भाप से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था में। अब फिर ये इधर से हम एक कंटेनर लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें जो है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो गर्म होके आया था उसको हम यहाँ सेपरेट कर देते हैं, और 150 डिग्री वाला तो यहाँ है ही। आप देखिए कितना अच्छा से जो दोनों मिक्स किया हुआ था, अब ये जो 2 नंबर वाला है ग्रीन वाला वो यहीं रह गया, अभी है, ठीक है। मान लीजिए इसको 130 तक मान लीजिए हीट किए, तो 150 में तो अभी यहीं नीचे बैठा हुआ है, 150 वाला भी 150 होगा तब तो वो भाप में बदलेगा, और तब तक जो ये 100 वाला जो है वो 1 नंबर जो है वो यहाँ आके तैयार हो गया, और इस प्रोसेस से हम अलग कर लिए। इस प्रोसेस को आसवन या डिस्टिलेशन बोलते हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो इसी को 2 मिनट पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन। एकदम यही चीज़ है, पर समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अभी इस दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस देखिएगा, ये 100 था, ये 150 था, तो कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस था। क्या हो कि एक का 100 हो और दूसरे का मान लीजिए 125 ही हो, ठीक है, 125 डिग्री सेल्सियस हो या इसी के आसपास हो, तो क्या होगा, आप हीट जैसे करेंगे, जैसे 100 पे जाएगा ना, जब तक आप स्टोव बंद करेंगे अपने आप 125 चला जाएगा, और ये जो लाल वाला आप देख रहे हैं पहला लिक्विड जा रहा था, पीछे से ये भी जाके ऊपर फिर से ये ग्रीन वाला जाके यहाँ मर्ज हो जाएगा और अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाएगा। इसी के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। बस ये रहा आपके सामने ये नीचे, ठीक है। देखिए प्रभाजी आसवन जो विधि है इसमें हम क्या करते हैं, एकदम यहाँ तक का तो प्रक्रिया सेम है, यहाँ तक का प्रक्रिया सेम है। इसके आगे हम एक चीज़ और लगा देंगे जिसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं, भी तुरंत देखेंगे, ठीक है। देखिएगा प्रभाजी आसवन में क्या होता है, ऐसे मिश्रण
जिनके संगठक के क्वथनांकों में जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम अंतर हो 25 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम, तब क्या करेंगे हम कि ये जो आपको यहाँ दो दिख रहा होगा इस टाइप का, जब वो गैस निकल रहा है तो वहाँ से एक फिर से ये देखिएगा यहाँ से एक चैम्बर लगा देंगे, यहाँ से इसको वहाँ जाके जोड़ देंगे, ठीक है। एक बार पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में करते हैं। आपको पता होगा कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, इन सब के बीच में जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, उसके बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 डिग्री से भी कम होता है, ठीक है। अब पता चला, अब डीजल को गर्म किए, साथ साथ पेट्रोल भी निकल गया, साथ साथ थोड़ा मात्रा केरोसिन का भी निकल गया। अब वही सोचिए, डीजल आपके गाड़ी में भरा जाए और सब कुछ मिक्स होके आ जाए तो आपका इंजन भी खराब हो सकता है, क्या उसमें केरोसिन वगैरह भी मिला हुआ है, ठीक है। तो अब ऐसा क्या करें जिससे पेट्रोल एकदम ही अलग हो जाए, ठीक है, ये एकदम अलग हो जाए, डीजल एकदम ही अलग हो जाए और केरोसिन एकदम ही अलग हो जाए। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक अलग से एक चैम्बर डालते हैं और आप इसको पहले देखिए होता क्या है। आपके सामने एक बार हम इसको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, जैसे हीट किया जा रहा है तो हीट करने के बाद जो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 85 डिग्री सेल्सियस दिख रहा होगा आपको, नीचे 330 डिग्री सेल्सियस दिख रहा होगा, ठीक है। आइए, जैसे हीट वाला हुआ, ठीक है, ये यहाँ से आया, इसको हम इधर से गुजार के इधर निकाल दिए। देखिएगा धीरे धीरे जब ये ऊपर जाएगा तो ये ठंडा होते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, कुछ कुछ दूर पे ऐसे इस बाहर में नली लगा देते हैं, ठीक है। जो 330 में डिग्री सेल्सियस में निकलना होगा वो यहाँ निकल जाएगा, जो करीब 300 डिग्री में निकलना होगा 300 डिग्री से वो यहाँ से निकल जाएगा, कोई 250 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। देखिए ऊपर जा रहा है तो ठंडा होगा ना भाई, सिंपल बात है, ठीक है। आप देखिएगा, कभी दूध को बॉयल कीजिए और जहाँ पे गर्म हो रहा है उसके नज़दीक हाथ ले जाइए, जो भाप होगा ज़्यादा गर्म लगेगा, थोड़ा उससे 1 फीट ऊपर ले तो एकदम ही कम लगेगा, और 2 फीट चले तो आपको एकदम लगेगा ही नहीं कि वहाँ से भाप निकल भी रहा है, अगर निकलेगा भी तो उतना ज़्यादा आपको गर्म नहीं लगेगा। वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ अब मान लीजिए यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस वाला होगा, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा और ऊपर जाते जाएगा, और जो 85 डिग्री सेल्सियस वाला होगा यहाँ से निकल जाएगा। अब हो गया ना सारा का सारा अलग अलग। फिर इसको यहाँ पे एक अलग हम बर्तन लगा देंगे, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, और ऐसे करके हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको हीट होके आया, यहाँ से डीजल निकल जाता है, यहाँ से केरोसिन, यहाँ से नेफ्थलीन, यहाँ से पेट्रोल, यहाँ से जो गैस यूज करते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे करके ही सेपरेट किया जाता है। उम्मीद है आप इसको भली भांति समझे होंगे। यही प्रोसेस था, इतना ही समझना था। कल हमारा पदार्थ का आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इतना पढ़ने के बावजूद भी कुछ वन लाइनर फैक्ट बच गया है। उम्मीद है आज आपके अगर आप इसको थोड़ा सा इंगेज होके पढ़े होंगे तो खूब मज़ा आया होगा, और नहीं तो इसको एक बार और देखिए, मज़ा तो आएगा ही, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास।